नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का छलांग क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में पॉलिटी को शुरू किया था, संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा इस पे बात की थी। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे और उससे रिलेटेड पहला चैप्टर जो संविधान के निर्माण को हम लोग पहला चैप्टर बनाए, तो उससे रिलेटेड आज मैं दूसरी क्लास में क्लास लेने वाला हूं। तो आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि उस क्लासेस को देखिए और उसको नोट करिए। तो दोस्तों, पिछली क्लास में जब वीडियो रिकॉर्ड हुआ था तो कई लोगों का इस चीज से रिलेटेड शिकायत आई हुई थी कि इस बोर्ड पे लिखने के बाद कई बार बोर्ड चमकता है और आदि आदि कारणों से उनको दिक्कत होती है। तो इसी कारणों के वजह से मैं वीडियो फिर से नए तरीके से बनाना शुरू किया और ये तरीका आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए दोस्तों। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई खामियां नजर आती है, आपको कोई इसमें कुछ सुधार नजर आता है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल छलांग क्लासेस में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं संविधान निर्माण के बारे में। तो जैसा कि हम लोग ने पिछली बार ही देख लिया था कि संविधान का निर्माण जो है कैसे एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में संविधान निर्माण की बात सबसे पहले कही। एम.एन. रॉय के बारे में अगर जानना हो तो हम लोग जानते हैं कि एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट एक नेता थे और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि भारत को चलाने के लिए, भारत को के शासन व्यवस्था को ठीक रखने के लिए एक संविधान का होना आवश्यक है। और ये बात उन्होंने 1934 ईस्वी में कहा। तो 1934 ईस्वी में संविधान का जो है सर्वप्रथम संविधान बनना चाहिए, इस बात का चर्चा किसने किया है? तो हम लोग देखते हैं कि एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि 1934 में एम.एन. रॉय जो कि कम्युनिस्ट नेता थे, उनके कहने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में जो आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। तो हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा की मांग 1935 में देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है संविधान सभा का मांग किया जाता है कांग्रेस से आधिकारिक रूप से, और उसे जो है अंग्रेजों के द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी कर लिया जाता है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि 8 अगस्त को जो है गवर्नर जनरल लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है। 8 अगस्त 1940 को जो है गवर्नर जनरल लिनलिथगो के द्वारा जो है अगस्त प्रस्ताव आता है और उस प्रस्ताव में भारत का संविधान बनाने के लिए वो जो है लगभग मान जाते हैं कि भारत का संविधान होगा। लेकिन उन्होंने साथ में एक प्रस्ताव ये रख दिया कि भारत का संविधान तो होगा, लेकिन उस संविधान में ऐसा प्रस्तुत किया जाएगा कि भारत एक स्वतंत्र देश नहीं होगा। भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र ना होकर डोमिनियन स्टेट होगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब हम लोग समझते हैं, डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि भारत में जो है तमाम चीज़ हम लोग करेंगे, लेकिन राज्य जो है भारत में जो है वाणिज्यिक चीज़ों को लेके, आदि चीज़ों को लेके, छोटे मोटे चीज़ों को लेके फैसला तो हम लोग लेंगे, लेकिन बड़े बड़े चीज़ों को लेके फैसला तब भी अंग्रेज लेगी। तो इस बात को जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने कहा कि मुझे ये प्रस्ताव पसंद नहीं है। अच्छा दोस्तों, देखते हैं कि 1934 ईस्वी में हम लोगों ने देखा कि एम.एन. रॉय के द्वारा जो है संविधान सभा के लिए सबसे पहले बात की गई। उसके बाद 1935 ईस्वी में जो है 1935 ईस्वी में कांग्रेस संविधान सभा की मांग जो है कि आधिकारिक रूप से कांग्रेस द्वारा मांग हुआ। उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। तो 1938 में मांग के बाद हम लोग देखते हैं कि 1939 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान बनाने के पक्ष में थे। तो 1939 में हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। और जो है ये अगस्त प्रस्ताव इसीलिए लाया गया
कि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय लोग उनके इस प्रस्ताव से खुश हो जाएंगे और द्वितीय विश्व युद्ध में उनका साथ देंगे। तो इसीलिए अगस्त प्रस्ताव लाया गया, लेकिन अगस्त प्रस्ताव ना तो कांग्रेस को पसंद आया और ना ही ना ही मुस्लिम लीग को, चूंकि कांग्रेस जो है पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी, वो डोमिनियन स्टेट्स में डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहती थी, और मुस्लिम लीग जो है विभाजन के मांग पे अड़ी हुई थी। तो मुस्लिम लीग का मांग था कि उनका एक अलग स्वतंत्र देश हो, वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते थे। तो 1942 में इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए जो है, जब 1940 में जो है 1940 में हम लोग जो है भारतीय लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, तो उसके बाद जो है अंग्रेजों के द्वारा क्रिप्स मिशन जो है भेजा गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे सर स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो है भारत आया। तो ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री जो है स्टफर्ड क्रिप्स भारत आया, और उन्होंने जो है भारतीय संविधान बनाने के लिए कुछ नियम रखे, जिसे कुल मिला के आपको पता है कि उस समय भी जब वो क्रिप्स मिशन आया, तो क्रिप्स मिशन का भी लगभग वही कहना था कि आप लोग अपना संविधान बना लीजिए, उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो है भारत पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, उसे डोमिनियन स्टेट ही रहना होगा। तो हम लोग देखते हैं अस्वीकृति का कारण था कि पूर्ण स्वतंत्रता का कोई वादा नहीं था। रक्षा और विदेश जो है मामला अंग्रेज अपने अंदर रखना चाहते थे। मुस्लिम लीग को अलग पाकिस्तान बनाने की मांग को भी अस्वीकृत कर दिया था क्रिप्स मिशन, जिससे वो नाराज थे। हालांकि एक बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि क्रिप्स मिशन में मुस्लिम लीग अलग नहीं करने की बात तो कही, लेकिन साथ ही साथ अंग्रेजों को ये बोलकर उम्मीद दे दिया गया कि अगर वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से अलग रह सकते हैं, उनको अलग स्वायत्तता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन डोमिनियन स्टेट्स के अंदर ही। लेकिन मुस्लिम लीग चाहता था कि क्रिप्स मिशन उसे पूर्ण स्वतंत्रता के साथ एक पाकिस्तान देश बनाने की अनुमति दे दी, जो कि क्रिप्स मिशन ने नहीं दिया। तो दोस्तों हम लोग 1934 में देख लिए कि एम.एन. रॉय द्वारा संविधान की मांग की गई। 1935 में हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस जो है संविधान सभा की मांग को उठाया आधिकारिक रूप से। 1935 में हम लोग देखे जवाहरलाल नेहरू की घोषणा आ गई कि भारत में संविधान बनाया जाएगा, और संविधान जो है वयस्क मताधिकार के प्रयोग से बनाया जाएगा। तो और जो संविधान बनेगा वयस्क मताधिकार के प्रयोग से, उसमें किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इन चीज़ों को नहीं माना गया। लगभग आप देख रहे हैं कि अंग्रेज लगातार हस्तक्षेप करते रहा, और अंग्रेज के हस्तक्षेप के कारण जो है अंग्रेज सैद्धांतिक रूप से ये स्वीकार तो कर लिया, चूंकि उसके पास वर्ल्ड वार जैसी मजबूरी थी और वो चाहते थे कि वर्ल्ड वार में भारत उसका साथ दे। तो ऐसी स्थिति में वो स्वीकार सैद्धांतिक रूप से तो कर लिया, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे बातों से दिक्कत पैदा करने लगा। उसके बाद हम लोग देखे जैसा कि अगस्त प्रस्ताव में 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। गवर्नर जनरल लिनलिथगो थे। लिनलिथगो के माध्यम से जो है बोला गया कि आप लोग अपनी संविधान बना सकते हैं, लेकिन संविधान में जो है आप लोगों को स्वायत्तता मिलेगी, स्वतंत्रता नहीं। आप डोमिनियन स्टेट्स के तरफ रहेंगे, आप लोगों का जो है असली राजा जो है ब्रिटेन का होगा, लेकिन आप लोग जो है अपना संविधान बनाना चाहते हैं तो बना लें। उसके बाद हम लोग 1942 तक पहुँचे। अभी क्रिप्स मिशन देखें। क्रिप्स मिशन जो आया, क्रिप्स मिशन जो है ब्रिटेन अधिकारी स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया, और उसके साथ भी वही प्रॉब्लम थी, पूर्ण स्वतंत्रता का वादा नहीं कर पाया। रक्षा और विदेशी मामला अपने पास रखना चाहता था, और मुस्लिम लीग को पूर्ण रूप से स्वतंत्र पाकिस्तान बनाने का जो है अनुमति नहीं दिया, जिसके कारण जो है ये भी अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि क्रिप्स मिशन के बारे में जो है गांधी जी ने इसे डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहकर खारिज कर दिया। क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि अब जो है संपूर्ण विश्व पे जिस तरह से जो है अंग्रेजों का अधिकार था, अब वो अधिकार धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है, और ये जो है डूबते हुए बैंक का जो है पोस्ट डेटेड चेक है। तो इसे जो है गांधी जी ने भी
पूर्ण रूपेण खारिज कर दिया और क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हो गया। तो हम लोग 1934 से 1942 तक के बातों को देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं कि 1942 के बाद 1942 में जब अंग्रेजों को सब असफलता हाथ लगी, भारतीय लोगों ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ने और जो है मुस्लिम लीग ने जब पूर्ण रूप से जो है क्रिप्स मिशन के बात को मानना अस्वीकार कर दिया, तो ऐसी स्थिति में फिर जो है 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भेजा गया। तो कैबिनेट मिशन में भी जस्ट वही बात था कि जो है ब्रिटिश कैबिनेट के 3 व्यक्ति, स्टफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर, 3 लोग थे। नाम को याद कर लीजिएगा, स्टफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। तो ये तीनों लोग जो है क्रिप्स मिशन के तहत भारत आए और उन्होंने भारतीय संविधान को बनाने का कुछ सुझाव पेश किया। उन्होंने मुख्य प्रस्ताव दिया कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, कुल सदस्य 389 होंगे और जो है कुल सदस्य जो संविधान सभा के चुने जाएंगे वो 10 लाख व्यक्ति पर एक सीट, 10 लाख व्यक्ति पे एक सीट का चुनाव होगा और वो जो है संविधान सभा में संविधान बनाने को लेकर शामिल होंगे। आप इस डायग्राम को देख लें कि जो है 389 टोटल 389 में जो है 296 सीट ब्रिटिश प्रांतों से आया, 296 सीट ब्रिटिश प्रांतों से आया, 93 सीट देसी रियासतों से आया। ये PDF आप लोगों को अपलोड भी कर दिया जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल छलांग क्लासेस से, तो आप ये PDF वहाँ से ले लेंगे। 389 सीट में से 296 सीट ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए और 93 सीट जो है देसी रियासतों के लिए रख दिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन 296 सीटों में से 292 गवर्नर के प्रांत से और 4 मुख्य आयुक्त के प्रांतों से चुनाव होना था और चुन के लोग आने थे। तो हम लोग देखते हैं ये कैबिनेट मिशन का सुझाव। सबसे पहला कैबिनेट मिशन का सुझाव था कि संविधान सभा जो है 10 लाख लोगों पे संविधान सभा में एक मेंबर चुना जाएगा और उन्होंने बताया कि कुल मेंबर 389 होंगे। कुल 389 मेंबर में 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से होंगे और 93 देसी रियासतों से होंगे। और इसके बाद हम लोग इसी डायग्राम में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों में 292 सीट जो है गवर्नर के प्रांत से आएंगे और 4 जो है मुख्य आयुक्त के प्रांतों से चुना जाएगा। तो सीटों का आवंटन का विभाजन 3 समुदाय के बीच में हुआ। एक समुदाय सामान्य था, सामान्य लोगों के बीच ऐसा तय किया गया था कि सामान्य लोगों का चुनाव सामान्य लोग करेंगे, मुसलमान का चुनाव मुसलमान करेंगे और सिखों का चुनाव सिख करेंगे। तो ये एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक चाल थी जो बहुत पहले चली गई थी। इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से विभाजन के प्रथा में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लाई गई थी। उसी व्यवस्था का परिणाम था ये जो भारत को तोड़ने के लिए लाया गया था और इसको हम लोग इतिहास में देखेंगे। जाहिर सी बात है इसी YouTube चैनल पे इतिहास का क्लास भी चल रहा है, तो आप लोग देखते रहिए इतिहास का क्लास और उसमें आपको ये मिल जाएगा। चुनाव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, लेकिन चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ। अब जो है चयन प्रांतों के विधानसभा के सदस्य किए और जनता नहीं शामिल हो पाई चुनाव में। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा रियासतों के प्रमुख द्वारा किया गया। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन रियासतों के प्रमुख के द्वारा कर दिया गया। इसमें भी जनता की कोई भागीदारी नहीं थी। तो हम लोग देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बातों का खंडन यहाँ भी होता हुआ दिखा। जो है एक तो पहला बात तो पृथक निर्वाचन जैसी निर्वाचन हुई, जिसे पृथक निर्वाचन को हम लोग ने जैसा कि बताया इतिहास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासत के प्रमुख के द्वारा चुन लिया गया। जो है कहीं पे भी जनता की कोई भागीदारी नहीं रह गई। जो है उसके बाद जो है विभाजन हो गया। विभाजन के बाद टोटल 299 सीट हमारे यहाँ रह गई, जिसमें 208 सीट कांग्रेस के द्वारा आया, 73 सीट मुस्लिम लीग के द्वारा और 15 अन्य सीट आया। तो
तो हम लोग देखते हैं कि देशी रियासतों का 93 सीट जो है भर नहीं पाया, क्योंकि वो लोग संविधान सभा से बाहर रहने का निर्णय ले लिए। तो संविधान सभा से बाहर रहने का निर्णय देशी रियासतों के द्वारा लिया गया। तो हम लोग यहाँ तक देखें कि कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है क्या क्या प्रस्ताव लाया गया। तो सबसे पहले हम लोग एक बार जितना पढ़े उतना रिवीजन कर लेते हैं। 1934 की ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग होती है सबसे पहले। उसके बाद कांग्रेस द्वारा इसको स्वीकार कर लिया जाता है और कांग्रेस भी जो है आधिकारिक रूप से मांग करती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि 1938 में नेहरू जी के द्वारा घोषणा होता है कि भारत में एक संविधान होगा, और भारत में जो संविधान होगा उसमें संविधान सभा के चुनाव जो है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के माध्यम से होगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ब्रिटिश सरकार ने इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। आखिरकार जो है हम लोगों ने जैसा बात किया 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, और समर्थन पाने के लिए जो है अगस्त प्रस्ताव को लाया गया समर्थन पाने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि 1940 ईस्वी में जो है 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव आता है गवर्नर जनरल लिनलिथगो के द्वारा। लिनलिथगो ने जो प्रस्ताव रखा उन तमाम प्रस्ताव को जो है मुस्लिम लीग और क्या कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों जो है उसको ठुकरा देते हैं, उसके किसी भी प्रस्ताव को नहीं मानते हैं। चूंकि मुस्लिम लीग का मांग था कि उसे स्वतंत्र पाकिस्तान मिले, और जो है कांग्रेस के लोगों का मांगना था कि जो है हम लोग डोमिनियन स्टेट्स के तहत अपना संविधान नहीं बनाएंगे, हम लोग स्वतंत्र संविधान बनाएंगे, संप्रभु संविधान बनाएंगे। तो इन चीज़ों के कारण नहीं माना गया। उसके बाद जो है आचार्य विनोबा भावे और जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत सत्याग्रह पे बैठ गए। व्यक्तिगत सत्याग्रह पे बैठने के बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे को लगा कि ये एक अन्याय है, ये इसके तहत मतलब अब भारत को स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि भारत को अब जो है स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए ये डोमिनियन स्टेट का ढोंग जो है अंग्रेजी सरकार करना बंद करे। हम लोग डोमिनियन स्टेट्स में नहीं मानते हैं, अब हमारा स्वतंत्र संविधान होगा और हम एक संप्रभु देश होंगे। तो इन दो बातों को नहीं मानने के कारण जो है अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। उसके बाद जो है ब्रिटिश के कैबिनेट मंत्री स्टफर्ड क्रिप्स के द्वारा क्रिप्स मिशन लाया गया। इन्हीं कारणों के वजह से क्रिप्स मिशन को ठुकरा दिया गया, और महात्मा गांधी ने इसे डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कह के इसे खारिज कर दिया। तो क्रिप्स मिशन को डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? तो हम लोग कहेंगे कि महात्मा गांधी ने कहा। तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आता है। क्रिप्स मिशन के विफल हो जाने के बाद जो है क्विट इंडिया मूवमेंट हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हो जाता है, जिससे परेशान होकर फिर जो है बहुत सारे नेताओं को जो है अंग्रेजों ने गिरफ्तार करवाया, आदि चीज़ें हुई, और फिर जो है कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। तो कैबिनेट मिशन का हम देखते हैं कि ये 3 सदस्यीय मिशन था। इसमें जो है ब्रिटिश कैबिनेट के 3 लोगों को भेजा गया, जिसमें स्टफर्ड क्रिप्स हैं, पैथिक लॉरेंस है और एवी अलेक्जेंडर हैं। तो क्रिप्स मिशन का सुझाव था कि संविधान सभा का कुल 389 सदस्य होना चाहिए। जनसंख्या के आधार बनाया गया 10 लाख पर सीट, और 389 सीट में जो है हम लोग सीटों का बंटवारा देख चुके थे। 389 उसमें 296 और 93, 296 सीट प्रांतों से और 93 सीट देशी रियासतों से आया। 296 सीट में 292 जो है गवर्नर जनरल के प्रांतों से और 4 मुख्य आयुक्त के प्रांतों से चुना जाएगा। सीटों को चुनने का तरीका हम लोगों ने बता दिया आपको। देशी रियासत उसमें जो है तब तक भाग नहीं लिए। तो संविधान सभा के कार्य प्रणाली को अब हम लोग अगले चैप्टर के अगले अध्याय के रूप में देखते हैं। तो अगले अध्याय के रूप में हम लोग संविधान सभा की कार्य प्रणाली को अगले टॉपिक में हम लोग देखते हैं। तो संविधान सभा की कार्य प्रणाली देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक होता है, और टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया।
तो इसके बारे में भाई मतलब इनके 211 सदस्यों में कौन कौन थे, कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे, इनसे रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं अगले क्लास का चैप्टर तैयार किया हूं, तो अगले क्लास में इन सब चीज़ों की बात होगी, तो घबराना नहीं है। अभी जितना है उसको देखिए। मुस्लिम लीग द्वारा जो है अलग संविधान का मांग करने के कारण इसका बहिष्कार कर दिया गया, वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। तो 9 दिसंबर को जो है पहला संविधान 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया। अस्थाई अध्यक्ष सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। तो 9 तारीख को जो पहला बैठक हुआ, उस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष थे, जो है 9 तारीख को संविधान सभा का संबोधन किया और संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आगे हम लोग देखते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी पद संभालते हैं। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद बिहार से हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी जो है संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में पद संभालते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं उपाध्यक्ष बीटी कृष्णामाचारी और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। बीटी कृष्णामाचारी और डॉक्टर एस.जी. मुखर्जी उपाध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष होते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग देख लिए कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 के संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ, उसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने उसका जो है मुस्लिम लीग बहिष्कार कर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है सच्चिदानंद सिन्हा आए। 11 तारीख को जो है दूसरी संविधान सभा की बैठक में जो है अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया। राजेंद्र प्रसाद जी अस्थाई अध्यक्ष बने और साथ ही 2 उपाध्यक्ष का चयन किया गया, वो बीटी कृष्णामाचारी थे और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे। आगे हम लोग देखते हैं कि 13 दिसंबर को जो है उद्देशिका प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव, जो हमारा अभी प्रस्तावना है वो उद्देशिका प्रस्ताव ही है। तो उद्देशिका प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को 13 दिसंबर को पेश किया जाता है और उसे 22 जनवरी को स्वीकार किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि उद्देशिका प्रस्ताव यानी प्रस्तावना को हम लोग अपने प्रस्तावना को जो है हम लोग अपने प्रस्तावना को जो है उद्देशिका प्रस्ताव भी बोलते हैं। तो उद्देश्य मतलब इंग्लिश में नाम सिर्फ प्रियम्बल है, हिंदी में 2 नाम हम लोग अपने प्रियम्बल का दे सकते हैं, उद्देशिका प्रस्ताव या प्रस्तावना। तो हम लोग देखते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव रखा जाता है और 20 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। अब हम लोग नया टॉपिक देखते हैं, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। ये क्या है दोस्तों? जो स्वतंत्रता अधिनियम जो आया, जिसे हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता अधिनियम के आने के बाद जो है अलग जो है पाकिस्तान बनने की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तो कुछ चीज़ें बढ़ी, जो भी मनमुटाव लोगों का था अलग अलग, वो कुछ दूर हुआ। जिन लोगों को उधर जाना था पाकिस्तान के तरफ, वो गए, आज भुखमरी में मर रहे हैं। तो खैर चैप्टर पे आते हैं कि 8 अप्रैल 1947 को जो है 6 राज्य के प्रतिनिधि जो बचे हुए थे सदस्य बन गए। चूँकि वो देखे कि अब जो है अपना दाल नहीं गलने वाला है, अब जो है शामिल होना आवश्यक है। तो वो लोग भी जो 6 राज्य के प्रतिनिधि बचे हुए थे, वो अपने आप को आज़ाद करने का सोच रहे थे कि मैं एक अलग देश बना लूँगा। तो उनका सपना देखे कि अब पूरा नहीं होगा, भारत बनने जा रहा है। तो 6 बचे हुए सदस्य भी शामिल हो गए। 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन योजना आने के बाद बाकी सभी शामिल हो गए जो भी बचे हुए थे। आज़ादी के बाद मुस्लिम लीग के बचे हुए जितने भी सदस्य थे, वो 3 जून 1947 के बाद शामिल हो गए, क्योंकि ये लोग अपने मन से भारत में रुके, अपनी सरजमी को छोड़कर दूसरा देश बनाने के लिए तैयार नहीं हुए, चूँकि इनके खून में गद्दारी नहीं थी। तो मुख्य 3 परिवर्तन भी हुए। उसके बाद संविधान सभा
एक प्रमुख स्वयं संप्रभु निकाय हो गई। चूंकि अब भारत स्वतंत्र होने वाला था और भारत पे किसी तरह की रोक टोक नहीं होने वाली थी, जो है ऐसा नहीं होने वाला था कि भारत जो है लीज पे लिया जाता, जैसा आजकल आप लोगों को टीवी डिबेट में देखने मिलता है कि कई बार अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग जो है बोल देते हैं कि 2014 तक भारत की आज़ादी लीज पे थी। तो आप लोग इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि भारत की आज़ादी लीज पे नहीं थी। भारत जो है स्वतंत्रता अधिनियम आते ही भारत का संविधान स्वयं प्रभु हो गया, संप्रभु हो गया, यानी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ और पूर्ण संप्रभुता के साथ अपना संविधान बना रहा था। संविधान सभा एक विधायी निकाय भी बन गई। इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट कई बार पूछा जाता है। तो संविधान सभा जो है विधायिका बन गई का मतलब है कि जिस समय संविधान बन रहा था हम लोग देखे कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ, मतलब सीधे सीधे लोगों का चुनाव होके नहीं आया। चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि संविधान सभा के लोगों का जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब जो है भारत स्वतंत्र होने वाला है, भारत के स्वतंत्रता का अधिनियम आ गया है। तो अब भारत को अपना संविधान बनाने के साथ कानून बनाने की भी आवश्यकता है, और कानून संसद बनाती है। तो कानून संसद बनाती है, तो अब संविधान सभा ही दो रूपों में काम करने लगी। संविधान सभा ही दो रूपों में काम करने लगी। संविधान सभा के जितने सदस्य थे वो दो शिफ्ट में काम करने लगे। एक शिफ्ट में वो संविधान बनाते थे और दूसरे शिफ्ट में उस संविधान को लागू करने के लिए कानून बनाते थे। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में जब हम लोग संविधान और राज्य व्यवस्था को समझ रहे थे तो बताए कि संविधान क्या है और कानून क्या है। तो संविधान को लागू रखने के लिए जो है जिन नियमों को बनाया जाता है उसे कानून कहते हैं, और कानून संसद द्वारा बनाई जाती है, संसद द्वारा बनाई जाती है। तो संविधान सभा के जो है मेंबर ही कानून बनाने वाले के रूप में काम करते थे, यानी इस संविधान सभा के मेंबर ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। तो दोनों अलग अलग दिनों में काम किया जाता था। संविधान सभा के तौर पे अध्यक्ष, जैसा कि हम लोग देखें कि 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद बने, और कानून बनाने वाली संस्था यानी संसद के रूप में अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मावलंकर बने। तो कई बार पूछा जाएगा कि संविधान सभा के संसद लोकसभा के पहले अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे जो कि कानून बनाने वाली संस्था के अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे थे। दोस्तों, कई बार जो है मेंस के सवालों को लेके ऐसा पूछा जाता है कि जो है भारत का संविधान अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से नहीं बना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से बना, तो इसे जो है कैसे जनता की मर्जी कैसे समझा जाए। तो इसको हम लोग डिफेंड करते हुए लिखते हैं कि जितने भी लोग जो है संविधान सभा में थे, संविधान सभा में कानून बना रहे थे, बाद में देखा गया कि उनमें से इक्के दुक्के लोगों को छोड़कर जैसे ही 1950 के बाद चुनाव हुआ, संविधान लागू होने के बाद चुनाव हुआ, तो जो लोग संविधान सभा में थे उनमें से इक्के दुक्के लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग फिर से जीत के आए। तो इससे हम लोग ये अपने आप को साबित कर देंगे कि जिन लोगों का चुनाव किया गया वो चुनाव देश के जनता की मर्जी के बगैर नहीं था। लगभग वही लोग फिर से जब प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ तो चुन के आए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि संविधान सभा की समितियों के बारे में देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कई बार संविधान सभा की कितनी समितियां थी। तो मुख्य समिति करीब 8 थे और छोटी छोटी समितियां 13 थी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आवश्यकता होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। छोटी छोटी समितियों में से मैं कुछ ही समिति का नाम आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आप लोगों को लगेगा कि इतना में नहीं हो पाएगा और इसकी आवश्यकता है तो मैं पूरा लिस्ट दे दूंगा, आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा, और जो महत्वपूर्ण 8 संस्थाएं हैं इनका पूरा नाम मैं आपको दे सकता हूं। तो संघ और शक्ति समिति, साथ में आप बोल सकते हैं संघ और शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत था। संघ और शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत था। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत था। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल के अंतर्गत था। प्रारूप समिति प्रांतीय संविधान समिति जो है सरदार पटेल के अंतर्गत था। प्रारूप समिति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत था। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे।
मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। सरदार पटेल के इस समिति के अंतर्गत 5 और उप समितियां आती थी, जिसमें जो है पहला उप समिति मौलिक अधिकार उप समिति था, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे, जो कि इसके उप समिति हैं। तो उप समिति में जो अल्पसंख्यक उप समिति हैं HC मुखर्जी हैं। उत्तर पूर्व के सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति जो है गोपीनाथ बारदलोई के द्वारा देखा जा रहा था, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र जो है असम के सिंचित क्षेत्र के अलावा के लिए जो है उप समिति के अध्यक्ष AP ठक्कर जी कर रहे थे। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसको मैंने खोजने का प्रयास किया, मुझे मिला नहीं। कई एक दो जगह मैं एक दो देखा, तो इसे आप लोग अगर देख पाए तो कमेंट में लिख दें कि ये कौन है, तो मैं इसे ठीक कर लूँगा। तो ये नाम आपके लिए होमवर्क के तौर पे है कि उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका नाम आप लोग कमेंट में लिखें। प्रक्रिया एवं नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये उप समिति नहीं है, आप इसे ध्यान देंगे। 7वें नंबर में राज्यों की समिति, राज्यों के समझौते करने वाली समिति डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत था। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत था। छोटी छोटी समितियों में हम लोग देखते हैं, जैसे वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। प्रव्यक समिति जो है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के पास था। सदन समिति पट्टाभी सीतारामैया के पास था। कार्य एवं संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी जी के पास था। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदार्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के था। नागरिकता पर तदार्थ समिति जो है CV रामाचारी जी के पास था। संविधान सभा के कार्यों पर समिति GV मावलंकर जी के पास था। सुप्रीम कोर्ट पर तदार्थ समिति जो है S वरदाचारी जी के पास था आदि। ये मैं पूरा नहीं लिखा, अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप इसका जो है और नाम मांग लीजिएगा, मैं आपको PDF के तौर पर जो है उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आपको जो है छलांग क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो इसके माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगा। प्रारूप एवं मसौदा समिति इन तमाम समितियों में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो प्रारूप एवं मसौदा समिति हम लोग देखते हैं, इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो है जो है इस प्रारूप को तैयार किया गया। तो देखते हैं कि मसौदा समिति में 7 लोग हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, KM मुंशी, DP खेतान और BL मिश्र। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि दो जगह जो है DP खेतान और BL मिश्र के मृत्यु के बाद, DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी जो है इस समिति में शामिल हुए, और BL मिश्र के मृत्यु के बाद N माधवराव शामिल हुए। BL मिश्र जी जो इनकी तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य कारणों से ये परेशान थे, तो जिसके कारण ये त्याग पत्र दे दिए थे। तो उसके बाद N माधवराव आए। तो हम लोग इसको देख लिए एक बार, और फिर साथ में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, KM मुंशी जो है DP खेतान, और DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी बने। उसके बाद BL मिश्र बने। BL मिश्र के जो है तबीयत खराब हो जाने के कारण वो जो है त्यागपत्र दे देते हैं। N माधवराव जी आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति का पहला जो है मसौदा तैयार करके दे दिया जाता है। उसके बाद इस पे बहस होती है, और करीब 8 महीने तक इसमें
प्रारूप में संशोधन का समय दिया जाता है। 8 महीने के संशोधन के बाद अक्टूबर 1948 को जो है इसे फिर से संशोधित करके प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद 4 नवंबर 1946 को तीसरी बार अंतिम रूप से उसे प्रस्तुत किया जाता है। संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाता है। संविधान निर्माण में हम लोग देखते हैं कि कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। कई बार ये डाटा 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन भी कहीं कहीं मिलता है। तो हालांकि ये क्वेश्चन पूछते पूछते अब इतना घिस गया है कि इसको अब शायद किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जिस दिन किसी एग्जामिनेशन पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता है, किसी दिन एग्जामिनर का मूड खराब हुआ, कुछ नहीं सूझेगा तो ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप लोग देखते हैं कि कुल 11 अधिवेशन हुए। 11 अधिवेशन में अगर अंतिम दिन सिग्नेचर वाले अधिवेशन को जोड़ देंगे तो 12 अधिवेशन होता है। कुल 165 दिन लगे। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, इस पे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ देखने को मिलता है, तो इसको भी आप लोग कमेंट में करिएगा कि कुल कितने दिन लगे। तो पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 जो है चलता है, 9 से 23 दिसंबर तक। दूसरा सत्र जो है चलता है 20 से 25 जनवरी के बीच। उसके बाद हम लोग टोटल सत्र आप लोगों ने देखा कि 11 सत्र हैं और सिग्नेचर वाले को जोड़ के अगर टोटल 12 सत्र हैं, तो उतना सत्र अगर आप याद नहीं हो पाएगा और इतना सत्र पूछता नहीं है। ऊपर से 2 और नीचे से 2 याद कर लें, इसी से अगर पूछे जाएगा तो आपको बन जाएगा। तो पहला सत्र 9 तारीख को शुरू हुआ, जैसा कि आपने देखा 9 तारीख को शुरू होता है। 9 तारीख को शुरू होते ही जो है पहला दिन उपाध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा दिन देखते हैं 11 तारीख को बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। और फिर हम लोग देखते हैं कि 13 तारीख को जो है उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत होता है। तो इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह संविधान सभा में काम चल रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि 9 से 23 दिसंबर तक 1946 तक जो है पहला सत्र चलता है। दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी तक चलता है। 10वां सत्र जो है 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। और 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 को चलता है। और 1949 को आप तमाम लोगों को पता है कि संविधान सभा जो है बन के तैयार हो गया था। पहला प्रवचन जो है 4 से 9 नवंबर को होता है। दूसरा वाचन जो है 15 से 17 नवंबर 1949 को होता है। और तीसरा वाचन जो है 26 नवंबर 1949 को जो है 14 से 26 नवंबर 1949 को जो है सारा चीज़ होकर क्लियर हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को 284 लोग संविधान पे हस्ताक्षर करते हैं। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है। लगभग 60 देशों के संविधान के अवलोकन शामिल है। तो इसको हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे अवलोकन शामिल है संविधान सभा में। संविधान बनने में कैसे हम लोगों ने तमाम विश्व के संविधान को देखकर उनमें से अच्छी अच्छी चीज़ों को चुनकर अपना संविधान बनाया। कई बार जो है हम लोग देखते हैं कि कम जानकारी वाले लोग या यूट्यूब पर चर्चा करते हैं कि हमारा संविधान भीख में मांगा हुआ संविधान है, ये है वो है। लेकिन आप देखेंगे कि कई बार जो है कहते हैं हम लोग कि हमेशा आपको चोट लगे तभी आप सीखें, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार दूसरे को लगने वाले चोट से भी आप अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसी तर्ज पे हम लोग जो है 60 देशों के संविधान को देखकर और उनकी समस्याओं आदि चीज़ों को परख कर अपना संविधान बनाया। और हमसे बाद में संविधान बनाने वाले लोगों का संविधान खत्म हो गया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान जो है, म्यांमार, बांग्लादेश आदि देशों में हमेशा जो है सैन्य शक्ति उभर आती है, संविधान जो है मजबूती से नहीं बना। तो हम लोगों को अपने संविधान पे गर्व करना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान जो है तमाम विश्व के संविधान को देखकर और उसमें से जो है अच्छे अच्छे चीज़ों को चुनकर बनाया गया। तो हमें अपने संविधान पे गर्व करना चाहिए। और लगभग पूरे संविधान को बनने में 64 लाख रुपए का खर्च आया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग संविधान के मांग से लेकर संविधान बनने तक की प्रक्रिया को जो है हम लोग देखे। संविधान बनने की प्रक्रिया में आप लोग देख रहे हैं कि कैसे 208 जो है आए थे कांग्रेस,
73 मुस्लिम लीग, 15 अन्य, इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखे जो है किस तरह से संविधान सभा का पहला बैठक, संविधान सभा के दूसरे बैठक में जो है राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हो गए। आगे हम लोगों ने पूरा जो है संविधान बनने की प्रक्रिया को समझ लिया। अगली क्लास में हम लोग संविधान सभा से रिलेटेड अन्य चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कि संविधान से रिलेटेड कुछ विशेष तत्व कि कौन सा चीज़ कहाँ से किस देश से लिया गया, संविधान के जो है लिपियों को, संविधान के तमाम चीज़ों को लिपिबद्ध कौन किया, जो है संविधान सभा से रिलेटेड और भी चीज़ें जो कि जो है संविधान निर्माण से संबंधित हैं उन पे बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग प्रस्तावना की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले लगभग मेरे समझ से एक क्लास तो अभी और आनी है, तो आप लोग इसे देखें और इसको नोट्स कर लें। अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं और इस तरह का पूरा पीडीएफ चाहते हैं आप, तो आप जो है हमसे जो है इस पीडीएफ को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।